गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा बीए पार्ट फर्स्ट में जो फर्स्ट पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, उसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में जियोस्लाइन यानी कि भूसनती और उसके बाद कोबर का जो पर्वत निर्माण संबंधी सिद्धांत है उसके बारे में बात करी थी। आज हम बात करते हैं आर्थर होम्स जो हैं उनका जो सिद्धांत है संवहन तरंग सिद्धांत, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आर्थर होम्स जो हुए हैं, इन्होंने अपने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो 1929 में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति से संबंधित जो समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए किया था। और इन्होंने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको मुख्य रूप से दो भागों में या दो मंडलों में विभक्त किया। और इन्होंने जो ऊपरी मंडल था उसको कहा क्रस्ट और निचले मंडल को इन्होंने कहा अधस्तर, जिसे हम सबस्ट्रेटम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट की रचना जो है वो आर्थर होम्स ने कहा सियाल से बनी है, जबकि अधस्तर जो है उसकी रचना सीमा से हुई बताया इन्होंने। और सियाल जो है वो महासागरों के नीचे नहीं पाई जाती, सियाल की परत जो है वो महाद्वीपों के नीचे ही पाई जाती है। संवहन तरंगे जो हैं उनकी उत्पत्ति आर्थर होम्स ने बताया कि चट्टानों में जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है उस पर आधारित होती है। यद्यपि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है वहीं पर रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, लेकिन तापमान अधिक नहीं हो पाता है क्योंकि ऊपरी सतह से ताप का मतलब परिचालन हो तथा विकिरण के कारण ऊष्मा का लगातार ह्रास होता जाता है, लगातार कमी होती जाती है। इसके विपरीत अधः स्तर में जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा तो कम होती है, लेकिन उनसे उत्पन्न ताप जो है उसका परिचालन या विकिरण नहीं हो पाता। तो ताप जो है वो अधः स्तर में जो प्राप्त होता है रेडियो सक्रिय पदार्थों से वो वहीं पर संचित रहता है, जिसके कारण तापमान अधिक हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में यानी कि उसके आंतरिक भाग में संवहन तरंगे उत्पन्न होती है। और संवहन तरंगे जो है वो उत्पन्न होके ऊपर की ओर यानी कि धरातल की ओर चलने लगती हैं। इसके विपरीत आधे स्तर में कणों के ऊपर की ओर चलती है। पृथ्वी की जो परपटी होती है यानी कि सतह जो होती है उसके नीचे पहुंचने पर इन संवहन तरंगों की दो स्थितियां हो जाती हैं। पहली स्थिति में क्या होता है, अपसरण। अपसरण का मतलब है एक दूसरे से दूर हटना। ठीक है, तो जिस स्थान पर दो संवहन तरंगे अलग होकर एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है वहां पर फैलाव होता है, जिसके कारण तनाव की शक्ति पैदा होती है और स्थल भाग जो होता है वो दो खंडों में विभक्त होकर विपरीत दिशाओं में हट जाता है तथा बीच वाला जो भाग होता है वो खुले भाग में सागर का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार महाद्वीपों में प्रवाह होता है। जबकि दूसरी जो स्थिति होती है वो अभिसरण की होती है। अभिसरण यानी कि एक दूसरे के और आना, कन्वर्जेंस। तो जिस स्थान पर दो केंद्रों से ऊपर उठने वाली संवहन तरंगे जो होती है वो पृथ्वी की परपटी के नीचे पहुंचकर एक मुड़कर एक क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होती है एक दूसरे की ओर, तो वहां पर अभिसरण होता है। जब अभिसरण होता है तो दबाव की शक्ति काम करती है। ये चीज ध्यान रखना कि जब अपसरण होता है यानी कि ये संवहन तरंगे एक दूसरे से दूर हटती है तो तनाव की शक्ति काम करती है और महाद्वीपों का प्रवाह होता है। जबकि जब ये संवहन शक्तियां एक दूसरे की ओर काम मतलब प्रवाहित होती हैं तो अभिसरण होता है और अभिसरण जब होता है तो दबाव की शक्ति उत्पन्न होती है, जिसके कारण धरातल में अवतलन होता है और भूसनित्य का निर्माण होता है। इस तरह संवहन तरंगों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, एक उठते स्तंभ की तरंगे और दूसरे गिरते स्तंभ की तरंगे। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो है ऊपर उठती हुई संवहन तरंगे यानी कि आरोही तरंगे जो है ये जब धरातल के नीचे पहुंचती हैं तो ये दो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है और महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा है। जबकि ये जो दूसरी स्थिति है इसमें
ये अवरोही तरंगे हैं, यानी कि ये जो संवहन तरंगे हैं जो दो विभिन्न स्थानों से उत्पन्न होकर ऊपर आई और वो एक दूसरे की ओर आने लगी और फिर उनमें अब अभिसरण हुआ और अभिसरण होकर ये तरंगे नीचे की ओर मुड़ जाती है तो भूसनती का निर्माण होता है। ठीक है, तो महाद्वीपों और महासागरों दोनों के नीचे संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, लेकिन महाद्वीपों के नीचे से उठने वाली जो संवहन तरंगे होती हैं वो अधिक वेगवती होती हैं, क्योंकि महाद्वीपीय चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं वो अधिक संख्या में मिलते हैं। महाद्वीपों और महासागरों के नीचे से उठने वाली आरोही संवहन तरंगे जो होती हैं वो जलमग्न तट के नीचे मिलकर नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, तो संपीड़न के कारण इस भाग में अवतलन होता है और भूसंतति का निर्माण होता है। जैसा कि इस वाले डायग्राम में दिख रहा है कि ये महाद्वीप है, ये महासागर है और ये महाद्वीपीय मग्न तट है। यहाँ पर ये दोनों तरंगे जो हैं ये नीचे की ओर मुड़ती हैं, अवतलन होता है, भूसंतति का निर्माण होता है। इस प्रकार भूसंतति की स्थिति जो है वो गिरते स्तंभ के ऊपर या अवरोही तरंगों के ऊपर होती है और अवरोही तरंगे जो है वो महाद्वीपों और महासागरीय तली के नीचे के कुछ भागों को उच्च तापमान के कारण पिघलाकर उसे भूसंतति में जमा करने लगती है और इस प्रकार महाद्वीपीय परत जो है वो पतली होती जाती है। लगातार संपीड़न से और तलछट निक्षेप के कारण जो भूसंतति होती है उसमें क्रमशः और धसाव होता जाता है, अवतलन होता है और संवहन तरंगों की क्रिया जो है वो चक्रीय होती है। इसी के दौरान भूसंतति का निर्माण, पर्वत की उत्पत्ति और उसका उत्थान होता है, जो कि हमने भूसंतति के बारे में जब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, उस समय मैंने आप लोगों को ये चीज क्लियर करी थी। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये भूसंतति की स्थिति है। ठीक है, ये तरंगे नीचे आ रही है, फिर ये यहाँ पर ऊपर उठ रही है, फिर वापस ऐसे नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है, यहाँ से ऊपर चली गई, फिर ये वापस इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर वलन पड़ते हैं, ये पर्वत ऊंचे उठते हैं। ये इस दौरान संवहन तरंगे जो है इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली जो अवस्था है, प्रथम अवस्था, इसमें इसका समय जो होता है वो सबसे अधिक लंबा होता है, जिसके अंतर्गत दो केंद्रों से आने वाली संवहन तरंगी जो होती है वो मिलकर जलमग्न तटों के नीचे, यानी कि जहां पर महाद्वीप और महासागर मिलते हैं वो मग्न तट जो है उनके नीचे भूसंतति का निर्माण करती हैं। इस अवस्था में तरंगे क्रमशः वेगवती होती हैं, भूसंतति में तलछट का जमाव होता है, भूसंतति की तली जो है वो तलछट के जमाव के कारण निरंतर नीचे की ओर धंसती जाती है। इस तरह पदार्थों का जब नीचे की ओर अधिक गहराई तक अवतरण होता है तो ऊपर से दबाव और पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण ये पदार्थ तप्त होने लगते हैं, फलस्वरूप इनका घनत्व जो है वो बढ़ता जाता है और ये पुनः धसाव होता है। यहाँ पर इसके बाद जब द्वितीय अवस्था आती है तो संवहन तरंगों की गति जो है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है, लेकिन यह अवस्था कम समय के लिए रहती है। इस अवस्था में तरंगों के सबसे अधिक वेगवती होने का एकमात्र कारण ये है कि गिरते स्तंभ में शीतल पदार्थ का अवतरण और उठते स्तंभ में इस समय तप्त पदार्थ प्रवाहित होने लगता है। महाद्वीपों और महासागरों की ओर से आने वाली जो तरंगे होती हैं वो तीव्र गति से मिलकर नीचे मुड़ती हैं, जिससे भूसंतति के मलबा पर क्षैतिज संपीड़न होता है और जिसके फलस्वरूप भूसंतति का मलबा जो है वो भिजकर गलित हो जाता है और पर्वत निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तीसरी जो अवस्था आती है ये अंतिम अवस्था है और इसमें संवहनीय तरंगों जो है उनका क्रम जो है वो क्रमशः क्षीण होने लगता है, यानी कमजोर होने लगता है, कम होने लगता है। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि गिरते स्तंभ में गर्म पदार्थ का अंत तथा उठते स्तंभ में शीतल पदार्थ जो है वो उठने प्रारंभ रहते हैं। धीरे धीरे समस्त उठता स्तंभ शीतल हो जाता है, जिसके कारण संवहन तरंगे जो है वो समाप्त हो जाती हैं और उनकी समस्त प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। इसके कई परिणाम निकलते हैं तीसरी अवस्था समाप्त होने के, जैसे कि निक्षेपण के समाप्त हो जाने से गिरते स्तंभ के ऊपर दबाव कम हो जाएगा, जिस कारण गिरते स्तंभ के पदार्थ जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं तथा पर्वतों में उत्थान प्रारंभ हो जाता है। दबाव के कम हो जाने से भारी पदार्थ जो नीचे दब गए थे वो अब पुनः ऊपर उठने लगते हैं, जिससे पर्वतों में पुनः उत्थान होने लगता है।
लेकिन आर्थर होम्स का ये जो संवहन तरंग सिद्धांत है, इसकी भी आलोचना की गई है। जे स्टेयर्स जो है, इन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए बताया कि ये सिद्धांत दिलचस्प है, लेकिन ऐसे कारकों पर आधारित है जिनके विषय में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। ये जो सिद्धांत है आर्थर होम्स का, इसमें निम्न कमियां पाई गई, निम्न दोष पाए गए कि उठते और गिरते स्तंभ की धारणा संदेहास्पद है। संवहन तरंगे पृथ्वी के अंदर ताप प्रवणता और रेडियो सक्रिय पदार्थ पर आधारित है, जिनके विषय में भी बहुत कम जानकारी है। क्रस्ट के नीचे, यानी कि भूपट्टी के नीचे संवहन तरंगों का क्षैतिज प्रवाह होना भी संदेहास्पद है। रूपांतरण के द्वारा भारी पदार्थ का नीचे की ओर धंसाव एक भ्रामक समस्या है। इस सिद्धांत के अनुसार संवहन तरंगों का आविर्भाव जो है वो महाद्वीपों के नीचे कुछ सीमित केंद्रों पर होता है, जबकि यदि इन तरंगों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं सभी जगह पर प्राप्त है, तो तरंगों का आविर्भाव भी सभी स्थानों पर क्यों नहीं होता। आरोही तरंगे क्रस्ट के नीचे मुड़कर क्षैतिज रूप में न चल के ऊपर की ओर चल सकती हैं। ऐसी स्थिति में वेगवती तरंगे जो है वो भूपटल को तोड़कर भयंकर विस्फोट करेंगी और ज्वालामुखी पर धरातल पर ज्वालामुखी आएंगे, लेकिन न कि तनाव के द्वारा सागर का निर्माण होगा। इस प्रकार कुछ भूगोलवेताओं ने ये आलोचनाएं भी की हैं इस सिद्धांत की। इसके साथ हमारा आर्थर होम्स का जो संवहन तरंग सिद्धांत है ये पूरा होता है। थैंक यू।